जय हिंद। तो आइए आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के पार्ट 2 में चलते हैं। तो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के पार्ट 1 में बात किया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आती है। वो लाइसेंस लेकर के आती है, ट्रेडर बन के और पॉलिटिकल एंटिटी बन करके अपना काम करती है। फिर धीरे धीरे वार में पार्टिसिपेट करती है, युद्धों को जीतती है। फिर धीरे धीरे दीवानी राइट्स लेते लेते उसके बाद कंपनी में करप्शन होता है। फिर वही ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कि लोन मांगने जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट से लोन लेने जाती है। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको 1 मिलियन पाउंड लोन तो देता है, 1 मिलियन पाउंड लोन तो देता है, लेकिन कुछ शर्तों पे ये ले लेता है, इनका रूल मेकिंग पावर ले लेता है। तो हम यहां तक देख चुके थे कि हाँ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल मेकिंग पावर ले लिया। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो जो रीजन, यानी उसके जो भी रेगुलेट अफेयर्स है, उसके लिए नियम कानून कौन बनाएगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देख चुके थे। और इन्होंने ये भी कहा था कि हर 20 सालों में हम आपको याद दिलाते रहेंगे कि नियम क्या है। ठीक है, हर 20 साल बाद आपको, यानी कि जैसे कि आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लगभग 75 ईयर्स हो चुका है बने हुए ना, उसी तरीके से इन्होंने कहा था कि हम हर 20 सालों बाद आपको एक नए नियम के तौर पर बताते चलेंगे। तो जिसमें से पहला जो आएगा 1773 में आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और इसको चार्टर एक्ट भी कहा जाता है। चार्टर एक्ट, यानी कि अब देखा जाए तो एक तरीके से क्या हुआ कि अब डायरेक्ट यहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना इंटरफेयर शुरू कर चुका है। ठीक है, यानी कि अब ब्रिटिश यहां से अपना इंटरफेयर शुरू कर दिया है। अब उसके हिसाब से ईस्ट इंडिया कंपनी चलेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट के हिसाब से चलेगी। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि 1773 में ऐसा क्या क्या आया जो ईस्ट इंडिया कंपनी को मानने के लिए बाध्य किया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी उस पर चली। ऐसे क्या क्या नियम बनाकर आए गए जिसमें से हम देखेंगे कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के उसके गवर्नेंस सिस्टम को ही पूरा बदल दिया गया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नेंस कर रही थी इंडिया में, उसको बदल करके यहाँ पर एक सेंट्रलाइज की तरफ बढ़ा गया। 1773 के पहले 1773 के पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी, जो इसका गवर्नेंस सिस्टम था, उसने क्या किया था, डिसेंट्रलाइज किया हुआ था। डिसेंट्रलाइज किया हुआ था। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, इसने जो है इसने जो है 3 प्रेसिडेंसियां बनाई थी। 3 प्रेसिडेंसी थी, 3 प्रेसिडेंसी, जिसमें से पहला बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। ठीक है, अब इसने क्या किया, यानी कि जो 3 प्रेसिडेंसी थी, कौन कौन, अब बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। इन तीनों ही प्रेसिडेंसियों के गवर्नर हुआ करते थे। इस प्रेसिडेंसी के भी गवर्नर थे और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के भी गवर्नर थे। ठीक है, और इन तीनों के पास सेम पावर था, यानी कि इसके पास भी लेजिस्लेटिव पावर था, इसके पास भी लेजिस्लेटिव पावर था,
और इसके पास भी लेजिस्लेटिव पावर था। यानी कि कानून बनाने की, यानी कि विधायिका की पावर तीनों के पास था। ठीक है, उसी तरीके से इन तीनों के पास कार्यपालिका बोले तो एग्जीक्यूटिव पावर भी था। एग्जीक्यूटिव पावर भी था। ठीक है, यानी कि देखा जाए तो बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, जो तीनों प्रेसिडेंसियों के जो गवर्नर हुआ करते थे, उन दोनों के पास, सॉरी, उन तीनों के पास लेजिस्लेटिव से लेकर के एग्जीक्यूटिव सेम पावर तीनों के थे। ठीक है, यानी ये क्या था, एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ गवर्नेंस दिख रहा था। ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, उसने क्या किया, मद्रास के गवर्नर का लेजिस्लेटिव पावर, ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, मद्रास के गवर्नर का लेजिस्लेटिव पावर, बॉम्बे के गवर्नर का लेजिस्लेटिव पावर, ठीक है, मद्रास के गवर्नर का लेजिस्लेटिव पावर और बॉम्बे के गवर्नर का लेजिस्लेटिव पावर उठा करके दे दिया जाता है बंगाल के गवर्नर को। दोनों के दोनों गवर्नरों के, यानी दोनों प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे, उनसे लेजिस्लेटिव पावर उठा करके किसे दे दिया जाता है, बंगाल के गवर्नर को। अब बंगाल का गवर्नर जो है, अब जो बंगाल का जो गवर्नर है, वो बंगाल का गवर्नर जनरल कहे जाने लगा। क्या हुआ, बंगाल का जो गवर्नर है, बंगाल का गवर्नर जनरल कहे जाने लगा। जैसे ही जैसे ही मद्रास, यानी बंगाल को, जैसे ही बंगाल के गवर्नर को मद्रास और बॉम्बे के लेजिस्लेटिव पावर दे दी जाती है, लेजिस्लेटिव पावर दे दी जाती है, अब यहीं का जो गवर्नर है, जो बंगाल का गवर्नर था, जो बंगाल का गवर्नर था, उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा। यानी कि इसी को कहते हैं फर्स्ट स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन। फर्स्ट स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन, यानी भारत में अब जो गवर्नेंस होगी, एक सेंट्रल गवर्नेंस, यानी एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस हो गई। अब आप सोचिए कि इतने बड़े देश में, इतने बड़े देश में एक जगह से गवर्नेंस की जा रही है, यानी वो गवर्नेंस की जगह कौन सी है, बंगाल। बंगाल से पूरे देश को कंट्रोल किया जा रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ, अब बताइए कि जब यानी कि सारी पावर, जो पहले पावर बटी हुई थी, जो पहले शक्तियां बटी हुई थी, अब वो क्या हुआ, एक सारी शक्तियां उठा करके एक के पास दे दिया जाता है, और ये क्या करता है, अब ये पावरफुल हो गया। जब ये पावरफुल होगा तो ये क्या करेगा, मनमानी करेगा, यानी कि इस शक्तियों को मिसयूज करेगा, मिसयूज करेगा। ठीक है, ये वेलफेयर, यानी कि जब भी सेंट्रलाइजेशन होगा, जब भी गवर्नमेंट सेंट्रलाइज होगी, तो जाहिर सी बात है वो सोशल वेलफेयर करने के लिए तो कभी नहीं होगी। सोशल वेलफेयर करने के लिए गवर्नमेंट कभी भी नहीं होती है। वो क्या करे, उस पावर को बस मिसयूज ही कर सकती है, बस वो मिसयूज ही कर सकती है। यानी कि 1773 का रेगुलेटरी एक्ट पहला काम किया ये,
कि भारत में जो गवर्नेंस थी, जो गवर्नेंस थी उसको क्या कर दिया, सेंट्रलाइज कर दिया, सेंट्रलाइज कर दिया। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि जब सेंट्रलाइज गवर्नमेंट होगी, एक जगह से एक बंदा, यानी कि उस जो बना कौन, बंगाल का जो गवर्नर जनरल कौन बना, वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बन जाता है, ये फैक्ट है। ठीक है, हेस्टिंग अकेले तो नहीं बनाएगा, अकेले सिस्टम को नहीं संभाल पाएगा, तो इसको असिस्ट करने के लिए, इसको असिस्ट करने के लिए 4 मेंबर्स की एक बॉडी बनाएगी, यानी 4 मेंबर्स की एक काउंसिल बनाई जाती है, जो क्या करेगा, जो क्या करेगा, वारेन हेस्टिंग्स को असिस्ट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, एडवाइस देंगे, उनके कामों में इंटरफेयर तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन एग्जीक्यूटिव मामले में करेंगे। ठीक है, इसी को कहते हैं काउंसिल ऑफ 4, काउंसिल ऑफ 4, और इसी को कहते हैं, इसी काउंसिल कहते हैं कलकत्ता काउंसिल, कलकत्ता काउंसिल। अच्छा, एक चीज देखिएगा, कहने की जो 4 मेंबर्स की जो बॉडी थी, जो 4 मेंबर्स काउंसिल थी, ये एग्जीक्यूटिव फंक्शन में ही इंटरफेयर कर सकती थी, एग्जीक्यूटिव फंक्शन में ही इंटरफेयर कर सकती थी, लेकिन ये क्या किया, इसने लेजिस्लेटिव फंक्शन में भी इंटरफेयर इनडायरेक्टली करने लगा, जो विधायिका के काम था उसके कार्यों में भी ये क्या कर रहा है, इसमें तो डायरेक्ट कर रहा था इंटरफेयर, क्योंकि इसमें वो इसको अधिकार मिला हुआ था, लेकिन यहाँ पे इसने क्या किया, इनडायरेक्ट इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। ठीक है, यहाँ पे इसने क्या किया कि इनडायरेक्ट इंटरफेयर करना शुरू किया, यानी देखा जाए तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल 4 मेंबर्स की जो काउंसिल थी, 4 मेंबर्स एग्जीक्यूटिव जो 4 मेंबर्स जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, उसका काम ही था, उसका काम ही था एग्जीक्यूटिव सुप्रीमेसी करना, एग्जीक्यूटिव सुप्रीमेसी इसका काम था, लेकिन इसने क्या किया, लेजिस्लेटिव भी काम किया, यानी कि ये काम करने लगा लेजिस्लेटिव सब ऑर्डिनेट, सब ऑर्डिनेट, यानी कि उस समय देखा जाए तो एग्जीक्यूटिव सुप्रीम था, है ना, एग्जीक्यूटिव सुप्रीम था और लेजिस्लेटिव सब ऑर्डिनेट थे। लेकिन आज की गवर्नेंस को देखते हैं, भाई सवाल तो यही है ना कि हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को, यानी कि जो हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स है उसे क्यों पढ़ रहे हैं, तो उसे इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम देखना चाह रहे हैं कि जो गवर्नेंस सिस्टम आई थी 1773 में, जो चार्टर एक्ट आया था, उस चार्टर एक्ट से हमने क्या क्या लिया, हम आखिर अपने कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट में क्या क्या किए। तो जैसा कि आज के समय में देखते हैं कि हमारे देश का जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर जो होता है, चाहे प्राइम मिनिस्टर बोल दे या चीफ मिनिस्टर, यानी कि जो भी हमारा एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ठीक है, वो क्या होता है, पार्लियामेंट का मेंबर होना चाहिए, है ना, पार्लियामेंट का मेंबर होना चाहिए, इसे असेंबली का मेंबर होना चाहिए।
ये हमारे यहाँ जो अगर नहीं है पार्लियामेंट बोले तो लोकसभा एंड राज्यसभा में से किसी एक का सदस्य होना चाहिए, ठीक है। नहीं है तो विद इन 6 मंथ्स, 6 मंथ के अंदर अंदर वो बन सकता है, ठीक है। यहाँ तक देखें तो जैसा कि प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, वो क्या है, वो क्या है, लेजिस्लेटिव भी है, यानी विधायिका के अंग है, विधायिका के भाग है, और एग्जीक्यूटिव है। हम बात करें नरेंद्र मोदी जी अगर वाराणसी से सांसद हैं तो क्या है, लेजिस्लेटिव है, और प्राइम मिनिस्टर है तो क्या है, एग्जीक्यूटिव, ठीक है। लेकिन बात यह है कि उनकी कौन सी पोस्ट बड़ी है। तो हमारे देश में जो हुआ, यानी कि हम जो ये जो ब्रिटिश के लॉ से अलग हैं, क्योंकि हमने लेजिस्लेटिव को सुप्रीमेसी बना दिया है। हमने क्या किया है, लेजिस्लेटिव को ही सुप्रीमेसी बनाया है और एग्जीक्यूटिव को सब ऑर्डिनेट बना दिया है, सब ऑर्डिनेट बनाया है, ठीक है। क्योंकि एक हमेशा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिस पे डिपेंड है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिस पे डिपेंड है, वो स्लोगन है एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द, इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव, टू द लेजिस्लेटिव, ठीक है। यानी कि एक यही चीज है जो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है, और एग्जीक्यूटिव यानी कि सरकार जो है संसद के सामने जवाबदेही है, सरकार को संसद के सामने जवाबदेही होना है। यही हमारा बेसिक कहते डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ये भी है डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव बोले तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। लेजिस्लेटिव बोले तो कई सारे ऐसे मेंबर हैं, खास हम बात करते हैं हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो एग्जीक्यूटिव होने से पहले एक लेजिस्लेटिव है, ठीक है। यानी कि उनकी पहली जो यानी कि जो सुप्रीमेसी उन्हें मिली है वो क्या है, सबसे पहले तो वो एक सांसद है, एक एरिया का, एक कॉन्स्टिट्यूंसी का वो रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। उसके बाद में वो क्या है, सरकार का हिस्सा है, सरकार के मुखिया है, ठीक है। तो यानी सीधी सी बात है कि आज के अगर देखा जाए लेजिस्लेटिव को सुप्रीमेसी क्यों बनाया गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने लेजिस्लेटिव को सुप्रीमेसी क्यों बनाया, ये सुप्रीम क्यों है, लेजिस्लेटिव सुप्रीम क्यों है, क्योंकि इन्हें कौन चूज करता है, पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग इन्हें चूज करके पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट या असेंबली में भेजते हैं। तो जाहिर से बात है हमारे वोट का, हमारा वोट ही सबसे बड़ा है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जाकर के पार्लियामेंट के मेंबर उन्हें चूज करेंगे, लेकिन ये यही प्राइम मिनिस्टर अगर देखा जाए तो वो सबसे पहले एक क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। ये आज के हमारे गवर्नेंस सिस्टम चल रहा है। तो अब आगे बात करते हैं, देखते हैं कि और क्या क्या लाया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, कि अब धीरे धीरे और क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर एक्शन लेती गई और उसे कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई भी एम्प्लॉई प्राइवेट ट्रेड नहीं करेगा, प्राइवेट ट्रेड नहीं करेगा, ठीक है। और
किसी भी भारतीय राजाओं से गिफ्ट नहीं लेगा, गिफ्ट नहीं लेगा, ब्राइब नहीं लेगा। ठीक है। और उसके बाद कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अकाउंट है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अकाउंट को ऑडिट किया जाएगा। यानी क्या हो रहा है यहां पर, ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 मिलियन पाउंड देने के बाद जो है एक एक से नियम में उसको बांधते जा रहा है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करते जा रहा है। यानी क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के अकाउंट को ऑडिट किया जाएगा और ईस्ट इंडिया कंपनी को एंश्योरेबल बनाया जाएगा। इन्हें जवाबदेही भी देना करना पड़ेगा इनके कामों को लेकर के, और इन्हें अकाउंटेबल भी बनाया जाएगा। तो यहीं से हमें मिलता है एक चीज, डॉक्ट्राइन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, डॉक्ट्राइन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, डॉक्ट्राइन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। यानी कि 1773 में, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया, जिसका इस्टेब्लिशमेंट 1774 में कोलकाता में होता है। यानी सुप्रीम कोर्ट बनता है कहाँ पे, कोलकाता में। सत्रह सौ तिहत्तर का रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें जितना भी फैक्ट इंफॉर्मेशन था उसको हमने बताया। अब अगला रेगुलेटिंग एक्ट देखा जाएगा, उसके पहले पिट्स इंडिया एक्ट देखेंगे। ठीक है, तो ऐसे करते करते सभी एक्टों को धीरे धीरे पढ़ा जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच। अब सिस्टम है कि वारंट